हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़फ़र अली। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का हम पार्ट 6 करेंगे आज। 1994 के बाद जो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फ़लस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको पीएलओ कहते हैं, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ ने जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। पीएलओ 1990 से पहले जो है इसको अमेरिका या इसराइल या यूके वगैरह इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद जो है वो एक फ़लस्तीनियंस की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको कंसिडर करना स्टार्ट किया पूरी दुनिया ने, स्पेशली इसराइल ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। ओस्लो अकॉर्ड्स में हमने पढ़ा था कि ओस्लो अकॉर्ड्स में इसराइल ने एग्री किया कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन 242 के तहत जो है हम वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप जो है वो फ़लस्तीनियंस को वापस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप पे इसराइल ने 1967 की जो 6 डे वार थी उसमें कब्ज़ा किया था। तो अब 1994 के बाद इसराइल ने कहा कि हम ये जो दोनों टेरिटरीज हैं वो रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। पर उसमें एक कंडीशन थी कि इसराइल ने कहा कि हम ये जो है ऐसे नहीं है कि बस एक ही दिन में वापस कर देंगे, क्योंकि इसराइल ने वेस्ट बैंक में स्पेशली जो है वेस्ट बैंक में इसराइल की काफ़ी सेटलमेंट्स थी, जो कि इसराइल ने जैसे जैसे कब्ज़ा किया था फ़लस्तीनियन टेरिटरीज पे, तो इसराइल ने उन इलाकों में अपनी सेटलमेंट्स बढ़ा दी थी। तो अब इसराइल की गवर्नमेंट कह रही थी कि हम स्लोली जो है वो वेस्ट बैंक से जैसे जैसे सेटलमेंट्स खाली करवाएंगे तो उनका जो कंट्रोल है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी को या यासर अराफात की जो गवर्नमेंट बन रही थी उसको देंगे स्लोली। और उन्होंने जो है वो स्लोली देना स्टार्ट भी किया था। सपोज़ करें कि अगर इस एरिया से सेटलमेंट्स खाली हो गई तो ये एरिया, इसका कंट्रोल जो है वो यासर अराफात को मिल गया। या फिर कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पे इसराइलियों का कोई जो है वो उनका कोई छोटा सा टाउन है तो वो अगर खाली हो गया, वहाँ से पॉपुलेशन जो जूश पॉपुलेशन वो मूव हो गई टुवार्ड्स इसराइल, तो उसका कंट्रोल जो है वो इसराइल ने दे दिया यासर अराफात को या फ़लस्तीनियंस को। तो ऐसे मतलब स्लोली वो कंट्रोल दे रहे थे। पर फिर मैंने आपको बताया कि फ़लस्तीनियंस की एक दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन थी। देखें जी, फ़लस्तीन में दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक का नाम है हमास और दूसरी का नाम है पीएलओ। और तीसरा आपने नाम सुना होगा फतह, पीएलओ फतह। अब ये पीएलओ और फतह ये जो है वो दोनों एक साइड पे हैं। मतलब फतह जो है वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है पीएलओ का, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और पीएलओ और हमास ये दोनों जो हैं ये फ़लस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन हैं दोनों। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमास है ये मेनली ऑपरेट करती है आजकल जो है मेनली ऑपरेट करती है गज़ा स्ट्रिप में, फ़लस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन है। और जो पीएलओ है ये ऑपरेट करती है वेस्ट बैंक में। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो है वो फ़लस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन है और फ़लस्तीनियन काज के लिए दोनों काम करती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन। फ़र्क दोनों में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि पीएलओ रिकग्नाइज़ करती है इसराइल को और हमास जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करती। हमास कहती है कि ओस्लो अकॉर्ड्स में पीएलओ ने जो रिकग्नाइज़ किया था इसराइल को, इसको वो रिजेक्ट करते हैं और किसी भी तरह का कोई भी पीस प्रोसेस इसराइल के साथ या किसी भी किस्म का कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो इसराइल के साथ हमास उसको रिजेक्ट करता है। जबकि पीएलओ जो तंजीम है वो कहती है कि 1947-48 में जो यूएन ने रेजोल्यूशन दिया था उसके तहत जो भी फ़लस्तीन और वेस्ट बैंक और गज़ा स्ट्रिप का जो पोर्शन हमें मिला था हमारे लिए वही इनफ है। तो ये फ़र्क है। मतलब कहने का मकसद ये है कि हमास और पीएलओ में यही फ़र्क है कि हमास जो है वो ज़्यादा रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है और पीएलओ जो है वो ये मॉडरेट है और ये फ़लस्तीन इसराइल को रिकग्नाइज़ भी करते हैं। इस वजह से आप पीएलओ के जो लीडर्स हैं उनको इसराइली लीडर्स के साथ भी देखेंगे इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं। अच्छा, अब जैसा कि हमास वाले कहते हैं कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म करेंगे, इनके मंशूर में है कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करेंगे या ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वजह से इसराइल जो है हमास को दहशतगर्द तंजीम मानती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह हमास को जो है वो अमेरिका या यूके या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी इसको दहशतगर्द मानते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमास के जो लोग हैं दे आर मतलब जैसे सलफ़ी टाइप सुन्नी इस्लाम होता है, इसी तरह के फॉलोअर्स हैं हमास वाले। पर मज़े की बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी इनको जो है वो सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी ऐसे बयान आते हैं कि जिससे लगता है कि सऊदी अरेबियंस भी हमास को लाइक नहीं करते। अब ये क्या चक्कर है, ये हम जब सऊदी अरब इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब पे बात करेंगे तो उसमें ये चक्कर आपको समझाएंगे कि ये क्या चक्कर है। और उसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या सीन है और मुस्लिम ब्रदरहुड का हमास के साथ क्या लिंक है। मुस्लिम ब्रदरहुड या जिसको इख्वानुल मुस्लिमीन कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़लस्तीनियंस हैं उनकी जो रिकग्नाइज्ड जो तंजीम है उसको पीएलओ कहते हैं
और PLO की गवर्नमेंट है फ़लस्तीन में, जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है। फ़लस्तीन एक मुल्क तो है, पर फ़लस्तीन एक रिकगनाइज्ड मुल्क नहीं है। ये हमने शुरू वाले पार्ट्स में पढ़ा था कि फ़लस्तीन जो वो यूएनओ का मेंबर नहीं है, उसको अमेरिका हमेशा वीटो कर देता है उसकी मेंबरशिप को। बहरहाल फिर भी फ़लस्तीन अथॉरिटी उसकी गवर्नमेंट तो है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ वही हो जिसको यूएनओ में मेंबरशिप हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फ़लस्तीनियंस की गवर्नमेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रमल्ला में। रमल्ला जो है ये सिटी वेस्ट बैंक में सिटी है, ये तकरीबन यरूशलेम से 10 किलोमीटर नॉर्थ में। और रमल्ला का मतलब क्या है? रम मतलब हाइट, रम मतलब हाइट, तो रमल्ला मतलब हाइट ऑफ गॉड। ये एक सिटी है फ़लस्तीन में। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि रमल्ला इज़ द डिफेक्टो कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन, या PLO या फ़लस्तीन। रमल्ला इज़ द डिफेक्टो कैपिटल। डिफेक्टो क्या होता है? डिफेक्टो एक टर्म होता है डिफेक्टो, और दूसरा टर्म होता है डिजर। डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ जो है वो ऑफिशियली तो खैर नहीं है, पर वो मतलब स्टेटस को में चल रही है, तो वो डिफेक्ट होती है। और डिजर का मतलब क्या होता है कि बाय लॉ, तो बाय लॉ जो कैपिटल है फ़लस्तीन का वो तो यरूशलेम है, पर यरूशलेम पे कब्जा है इसराइल का। इस वजह से जो फ़िलहाल इनका कैपिटल चल रहा है वो है डिफेक्टो कैपिटल रमल्ला। अब हम आते हैं कि मेन चीज़ की तरफ के, ये जो हमने 4000 साल की हिस्ट्री पढ़ी है, तो इसमें जो मेन सवाल बन रहे हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 क्वेश्चन बन रहा है यरूशलेम का, मतलब जो इसराइल फ़लस्तीन का डिस्प्यूट है, इसराइल फ़लस्तीन के डिस्प्यूट में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं? नंबर 1 जो डिस्प्यूट है इसराइल फ़लस्तीन का वो है यरूशलेम का। यरूशलेम का क्या डिस्प्यूट है? हमने पढ़ा कि यरूशलेम जो है इसमें 4 क्वार्टर्स हैं। यरूशलेम का सिटी जो ओल्ड सिटी है उसमें वो जूज़ के लिए भी होली है, मुसलमानों के लिए भी ये सिटी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी ये सिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का भी चर्च है, जिस चर्च की जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि यरूशलेम इज़ होली सिटी फॉर ऑल द 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यरूशलेम पे ईस्ट यरूशलेम या वेस्ट यरूशलेम, ओल्ड सिटी या न्यू सिटी, दोनों सिटीज़ पे कब्ज़ा इसराइल ने किया हुआ है। 1967 की वार के बाद इसराइल ने पूरे यरूशलेम पे कब्ज़ा किया हुआ है। मसला ये है कि यरूशलेम में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल-अक्सा। मस्जिद अल-अक्सा, अल-अक्सा मास्क। अल-अक्सा मास्क जो है ये 3rd होलीस्ट साइट है इस्लाम में, ये मुसलमानों की 3rd होलीस्ट साइट है। और दूसरी बात यह है कि अल-अक्सा मास्क की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? अल-अक्सा मास्क की सिग्निफिकेंस नंबर 1 ये है कि ये मुसलमानों का फ़र्स्ट किबला है। मुसलमानों का फ़र्स्ट किबला, पहले मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे अल-अक्सा मास्क की तरफ मुँह करके, फेस डायरेक्शन अल-अक्सा मास्क की तरफ होती, तो मतलब ये हमारा पहला किबला है। और दूसरी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, जिसको नाइट जर्नी कहते हैं, तो वो जो नाइट जर्नी पे गए थे वो इसी मस्जिद अक्सा से गए थे, मस्जिद अक्सा से। मेराज भी मतलब जो होता है वो भी होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जाएंगे तो मस्जिद अक्सा से जाएंगे, तो इस वजह से भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स। और तीसरी बात ये है कि मस्जिद अक्सा के लिए एक हदीस है कि हदीस कहती है कि कोई भी इंसान अगर मक्के पाक की जो मस्जिद है मस्जिदुल हराम, अगर उसमें कोई नमाज़ अदा कर रहा है तो उस एक नमाज का जो अजर मिलेगा वो 1 लाख नमाज़ों तक। मस्जिदुल हराम में एक नमाज का अजर जो है वो 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, ये हदीस कहती है। और मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करने का जो अजर है वो 1000 नमाज़ों के बराबर है। और मस्जिद अक्सा में एक नमाज अदा करने का जो अजर है वो 500 नमाज़ें। तो आप देखें कि अगर मुसलमान, ज़ाहिर सी बात है कि एक नमाज का अजर जो है वो 500 नमाज़ों के बराबर मिलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है मुसलमान तो चाहेंगे कि मस्जिद अक्सा हमारे पास रहे। और ये 3rd होली साइट भी है, हमारा फ़र्स्ट किबला भी वहीं पे है, मेराज भी यहीं से हुआ था, तो इस वजह से मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों के लिए 3rd होली साइट है। अच्छा, इसको जो 3rd होली साइट है वो ऐसे नहीं है कि बस 3rd होली साइट ये ऐसे ही इसको कह देते हैं मस्जिद अक्सा को। ये बाकायदा प्रॉपरली OIC ने ये चीज़ डिक्लेयर की हुई है कि मुसलमानों की 3rd होलीस्ट साइट आफ्टर मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के बाद जो 3rd होली साइट है वो मस्जिद अक्सा है। ये OIC ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC, मुसलमानों की जो तंजीम है पूरी दुनिया में, उसने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब मस्जिद अक्सा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो खैर मुसलमानों का एक डिपार्टमेंट है, वक़फ़ डिपार्टमेंट, उसके पास है। पर कभी कभी इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत करने से रोक देते हैं, तो इस वजह से मुसलमान जो हैं वो ये नहीं कह सकते, या फ़लस्तीनियंस के मस्जिद अक्सा पे पूरा कंट्रोल उनका है, क्योंकि जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं दे आर परमिटेड टू पेट्रोल एंड कंडक्ट सर्चेज विद इन द पेरीमीटर्स ऑफ मास्क। उनको ये इजाज़त है इसराइली लॉ के तहत कि वो सर्चिंग कर सकते हैं या मुसलमानों को कभी भी किसी भी टाइम पे इबादत करने से रोक सकते हैं।
तो एक तो ये मस्जिद अक्सा के बारे में मैंने एक ब्रीफ सी डिटेल दी आपको कि मस्जिद अक्सा की क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो फर्स्ट किबला है, दूसरा नाइट जर्नी, तीसरा वो हदीस मैंने आपको बताई। तो अच्छा, इसके साथ साथ फिर मस्जिद अक्सा के साथ डोमा फ्राक है। डोमा फ्राक जो है ये वही जगह है मस्जिद अक्सा के बाहर जहाँ से होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद अक्सा में तो मेराज के पे जाते वक्त जो है होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नमाज़ अदा की थी मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा के साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट डोमा फ्राक है जिसको गुंबद सखरा कहते हैं, तो वो भी मुसलमानों को होली है। अच्छा, ये क्रूसेडर्स जो आए थे, जो हमने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था क्रूसेडर्स के बारे में, या जो सलेबी जंगें लगी थी मुसलमान और क्रिश्चियंस के दरमियान, तो क्रूसेडर्स ने जब यरूशलेम पे कब्जा किया था तो क्रूसेडर्स ने मस्जिद अक्सा को पैलेस बना लिया था और डोम ऑफ रॉक उन्होंने चर्च बनाया था। फिर जब 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने ये वापस लिया उनसे यरूशलेम, तो फिर ये फिर से मस्जिद बन गई और डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा की जो पहला स्टेटस था वही जो है वो बहाल कर दिया गया। उसके बाद यरूशलेम में वेस्टर्न वाल भी है। ये जो वेस्टर्न वाल है ये भी दोनों मुसलमानों के लिए और जूज़ के लिए तो इनकी तो होली साइट है समझेंगे। वेस्टर्न वाल भी जो वो यरूशलेम में है, और वेस्टर्न वाल को मुसलमान जो है वो बुराक वाल कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज जा रहे थे तो उन्होंने जो बुराक को टाई किया था वो इसी वाल के साथ, उसमें की लगा हुआ था उसके साथ टाई किया था, जिसकी वजह से इसको बुराक वाल भी कहा जाता है। तो इस वजह मुसलमान भी जो इसको होली मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि वेस्टर्न वाल जो स्पेशली ये जूज़ के लिए होली है, क्योंकि जूज़ को जो है वो टेम्पल माउंट ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यरूशलेम की, ओल्ड यरूशलेम की, इसमें आप देखें कि ओल्ड यरूशलेम में मस्जिद अक्सा भी है, डोम ऑफ रॉक भी है, इसमें वेस्टर्न वाल भी है, और उसके अलावा इसमें वो चर्च भी है, चर्च ऑफ होली क्रिश्चियंस का। इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के जिस पहाड़ी पे या जिस ज़मीन पे ये है वाकई ये तीनों चारों साइड्स जो हैं वो जो 4 क्वार्टर्स यरूशलेम के हैं, इन चारों को मिला के ये जो साइड बनती है, साइड को कहते हैं टेम्पल माउंट। और टेम्पल माउंट जो है इस पे यहूदियों को, मतलब ये इनका जूज़ का अकीदा है कि जूज़ जो हैं वो टेम्पल माउंट पे जा नहीं सकते ऊपर। ये टेम्पल माउंट है जिसमें 4 क्वार्टर्स हैं, तो जूज़ जो हैं वो इस टेम्पल पे ऊपर जा नहीं सकते। और जो है मैक्सिमम ये जो वेस्टर्न वाल है यहाँ तक आते हैं जूज़, मतलब इस वेस्टर्न वाल तक आने की इजाज़त है उनको। उनका कोई अकीदा है ये रिलीजियस कि वो यहाँ पे वेस्टर्न वाल पे आके अपनी इबादत करते हैं, या इसको वेस्टर्न वाल को वेलिंग वाल भी कहते हैं। वेलिंग वाल मतलब वो रोने की वाल, जहाँ पे आके रोते हैं। ये जो है वो अपनी इबादत में जो है ये दुख का इज़हार करते हैं कि हमारा इधर कोई टेंपल था, वो टेंपल जो है वो ख़त्म हो गया, हमारी जो है वो ज़मीन हमसे छीन ली गई, बड़ी मुश्किल के बाद हमें जो 2000 साल के बाद वापस मिली है लैंड। तो ये इन बातों को याद करके वो इधर आके रोते हैं, इस वजह से इसको वेस्टर्न वाल भी कहा जाता है। तो टेंपल माउंट पे मस्जिद अक्सा वगैरह है या डोम ऑफ रॉक है, इसके ऊपर ये नहीं आते, क्योंकि ये जूज़ ये समझते हैं कि इनका जो टेंपल ऑफ सुलेमान था, हैकल सुलेमानी, वो इसी साइड पे बना हुआ था। तो वो समझते हैं कि अगर हम ऊपर जाएंगे इस टेंपल माउंट पे तो ये बेअद भी होगी। अच्छा, तो मतलब इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा मसला है वो नंबर 1 तो ये सबसे बड़ा मसला है इनका यरूशलेम का, जो कि हम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा जो मसला है इनका वो मसला है रेफ्यूजीज़ का। रेफ्यूजीज़ का क्या मसला है? रेफ्यूजीज़ का कि 1948 में जब अरब इसराइल वार लगी थी, तो ज़ाहिर सी बात है हमने ये बात पढ़ी थी कि 48 की वार में जो विक्ट्री हुई थी वो इसराइल की हुई थी। तो इसराइल ने जिन जिन मुसलमानों के इलाकों पे कब्ज़ा किया था, उन इलाकों से उन्होंने फ़लस्तीनियंस को निकाल दिया था, उनको बेघर कर दिया था। तो वो जो मुसलमान थे फ़लस्तीनी, वो वहाँ से निकल के चले गए थे जॉर्डन में या तुर्की में या सीरिया में एज रेफ्यूजीज़। तो वो 1948 से ही वो लोग जो हैं वो एज रेफ्यूजीज़ बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं। इसी तरह जब 67 की वार हुई थी, 48 के साथ जब 67 की वार हुई थी, 67 की वार में भी इसराइल ने कब्जे किए थे वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप पे, तो वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी लोगों को निकाल दिया। तो ये कुल मिला के 8-10 लाख लोग थे जिनको इसराइल ने मजबूर करके फोर्स करके अपनी लैंड से निकाले, अपने मुल्क से। और वो इनको आज जो है वो तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं, वो अभी तक बाहर रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला इन रेफ्यूजीज़ का है कि फ़लस्तीनियंस कहते हैं, PLO एज वेल एज हमास, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि हमारे जो फ़लस्तीनियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको जो है वापस बुलाया जाए, अपने मुल्क में, अपने घर में उनको वापस बुलाया जाए। पर इसराइली कहते हैं कि हम ओस्लो कार्ड तो कर लेंगे, हम कोई भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट हम इन रेफ्यूजीज़ को वापस आने नहीं देंगे इसराइल में या फ़लस्तीन में। क्यों नहीं वापस आने देंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप में थोड़े बहुत जो मुसलमान हैं उन्होंने ही हमारे लिए काफ़ी बड़ा मसला किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। तो अगर ये बाहर से 10-15 लाख लोग आ जाएंगे तो वो हमारे लिए और भी मसला हो जाएगा। हम वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, और इन फ़लस्तीनियंस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इनकी जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको भी नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज़ को वापस जो है वो बुलाना इम्पॉसिबल है, ये इसराइली कहते हैं। जबकि हमास वाले कहते हैं कि जब तक रेफ्यूजीज़ नहीं आएंगे इसराइल के साथ कोई भी टास्क नहीं है। तो दूसरा मसला जो रेफ्यूजीज़ का है, पहला मसला यरूशलेम का है,
और तीसरा जो इनका मसला है वो है टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन जो यूएनओ का रेजोल्यूशन था 242, उसके तहत वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप ये दोनों मुसलमानों के जो है वो हिस्से में आई थी टेरेटरी दोनों। तो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप में भी इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि फिर फ़लस्तीन अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में वो कौन सी गवर्नमेंट है, या गजा स्ट्रिप में जो गवर्नमेंट है हमास की वो कौन सी गवर्नमेंट है। तो वो चक्कर ये है कि आज अगर आप सपोज करें कि दिस इज़ वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक की पोजीशन ये है कि वेस्ट बैंक में कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे कंट्रोल जो है वो पूरा कंट्रोल इसराइल का है। ये पिंक होल्स जो हैं ये समझें कि इसराइल की सेटलमेंट्स हैं या इसराइल की कॉलोनीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनकी इसराइल की। अब इसराइल गवर्नमेंट ने जो वेस्ट बैंक में जो इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल ने जगह जगह दीवारें, ऐसी दीवारें बनाई हुई हैं ताकि इनको जो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मतलब वेस्ट बैंक में ये समझें कि ये वाला एरिया जो है ये सारा एरिया तो ऑटोमेटिकली इसराइल के कब्ज़े में आ गया। इसमें तो फुल सेटलमेंट्स हैं इसराइल की वेस्ट बैंक में। अब ये जो सपोज़ करें कि यहाँ पे मुसलमानों का कोई गांव है, दूसरा गांव इधर है, तो अब ये मुसलमान जो हैं इनको ये डायरेक्ट इनको एक्सेस यहाँ तक नहीं होती, क्योंकि इसराइल की सेटलमेंट्स की वजह से इनको लंबे चक्कर करने पड़ते हैं। और जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट मिलेगी, जगह जगह पे फ़लस्तीनियों को गाड़ियों से उतार के उनको चेक किया जाएगा और उनको जो है वो ख्वार किया जाएगा। तो इन सेटलमेंट्स की वजह से मतलब वो वेस्ट बैंक और जो है अपना वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप में तो खैर अंदर वो सेटलमेंट्स नहीं है। वेस्ट बैंक में स्पेशली जो है वो एरियाज़ 3 किस्म के एरियाज़ हैं। कुछ एरियाज़ है, नंबर 1 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फुल कंट्रोल फ़लस्तीनियंस को, मतलब फ़लस्तीनी अथॉरिटी को या महमूद अब्बास की गवर्नमेंट को। और दूसरे टाइप के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जॉइंट कंट्रोल है इसराइल और फ़लस्तीन अथॉरिटी दोनों का, मतलब सिक्योरिटी जो है वो इसराइल के कब्ज़े में होती है, बाकी जो छोटी बहुत दूसरी इंतजामिया होती है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी को। और बाकी तीसरे टाइप के जो एरियाज़ हैं वो ऐसे हैं जिन पे फुल कंट्रोल इसराइल का है। मतलब ऐसे एरिया हैं वेस्ट बैंक में जिनका फुल कंट्रोल इसराइल के पास है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कुछ कंट्रोल इसराइल का, कुछ कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे तीसरे किस्म के, जहाँ पे फुल कंट्रोल जो है वो, जहाँ पे फुल कंट्रोल फ़लस्तीनियंस का है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि, तो ये भी कहा जा सकता है कि फ़लस्तीनियंस जो हैं वो उनको जो वेस्ट बैंक मिला भी हुआ है तो वो जैसे आइलैंड्स होते हैं, जजीरे छोटे छोटे होते हैं, वैसे इनको छोटे छोटे वेस्ट बैंक में जजीरे मिले हुए हैं। ये छोटे छोटे ब्लू जो परफोरेट्स हैं ये समझे कि इनके जजीरे हैं छोटे छोटे। बाकी जो है वो रेड शेड्स जो हैं ये सारे इसराइल के कब्ज़े में एरियाज़ हैं। ये से छोटे आइलैंड्स हैं इनके पास, फ़लस्तीनियंस के पास। बाकी जो है ये सारी टेरिटरी वेस्ट बैंक की भी जो है ये भी इसराइल के कब्ज़े में है और सारी सिक्योरिटी इसराइल के कब्ज़े में, जिसकी वजह से फ़लस्तीन को काफ़ी मुश्किल होती है। तो अब ये इसराइल और फ़लस्तीन का जो टॉपिक है इसको आज जो है वो कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने जो है वो एक जल्दी मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कि हमने पढ़ा कि फ़लस्तीनियंस कौन है और इसराइली जो ज्यूज़ हैं वो कौन है, इनका लिंक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या है, याकूब अलैहिस्सलाम के साथ इनका क्या लिंक है, बनी इसराइली कौन है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ये केनान की लैंड, लेवांत क्या होता है, केनान क्या था, ग्रेटर शाम या सीरिया जो जिसको अल शाम कहते हैं वो क्या था। उसके अलावा सिनाई पेनिनसुला क्या था, इनकी माइग्रेशन इजिप्ट में कैसे हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमने पढ़ी। उसके बाद फिर इनका जो रिटर्न है वो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कैसे वापस किया, कोवेनेंट क्या था, एग्रीमेंट जो था बिटवीन, यहूदी कहते हैं कि इट वाज एग्रीमेंट बिटवीन जूइश पीपल एंड गॉड, ये हमने पढ़ा। उस कोवेनेंट के बाद जो है वो फिर इनकी जो लैंड में वापसी है वो पढ़ी हमने। 1000 BC में इनका टेंपल बनता है, वो टेंपल पढ़ा, टेंपल डिस्ट्रॉय होता है, सेकंड टेंपल बनता है। उसके बाद फिर रोमन्स आते हैं, रोमन्स इनको निकाल देंगे। उसके बाद इस्लाम आएगा, इस्लाम में जो है वो मुसलमान यरूशलेम कॉन्कर करेंगे, मुसलमानों का किबला बनेगा मस्जिद अक्सा। उसके बाद फिर क्रूसेड वार्स हमने पढ़ी, क्रूसेड वार्स के बाद ओटोमन एम्पायर आया, ओटोमन एम्पायर के बाद हमने वर्ल्ड वार 1 पढ़ी। वर्ल्ड वार 1 में जो है वो ओटोमन एम्पायर ख़त्म होगा। और उसके अलावा इसमें साइक्स पिकार्ड एग्रीमेंट था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, साइक्स पिकार्ड एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद हमने बेलफोर डिक्लेरेशन पढ़ी। बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद फिर जूइश माइग्रेशन टुवर्ड्स फ़लस्तीन। उसके बाद फिर 1947 का यूएन का रेजोल्यूशन के बाद फिर 48 की वार के बाद 67 की वार जिसको 60 वार कहते हैं। उसके बाद 73 की वार, उसके बाद फिर फर्स्ट इंतफादा, फिर ओस्लो अकॉर्ड, फिर सेकंड इंतफादा। उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि इसराइल फ़लस्तीन में जो है वो 3 या 4 मेजर इशूज़ हैं। एक यरूशलेम का इशू है, दूसरा सेटलमेंट्स का इशू है, तीसरा जो है वो रेफ्यूजीज़ का इशू है, चौथा जो इशू है वो टू स्टेट सोल्यूशन का इशू है। तो ये मसला है इसराइल और फ़लस्तीन का, ये जो हमने सारा पढ़ा है। आई होप कि आपको जैसे जो अगर आप 6 के 6 पार्ट्स देखेंगे तो आपको सारा ये मसला समझ में आ जाएगा और पूरी जो है वो स्टोरी आपको नीट एंड क्लीन हो जाएगी। थैंक यू। कि जो फ़लस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन जिसको पीएलओ कहते हैं, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ ने जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। पीएलओ 1990 से पहले जो है इसको अमेरिका या इसराइल या यूके वगैरह इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। एस्लो अकॉर्ड के बाद जो है वो एक फ़लस्तीनियंस की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कंसीडर करना स्टार्ट किया पूरी दुनिया ने, स्पेशली इसराइल ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने।
ओस्लो अकॉर्ड्स में हमने पढ़ा था कि ओस्लो अकॉर्ड्स में इसराइल ने एग्री किया कि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन 242 के तहत जो हम वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप जो फलस्तीन को वापस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप पे इसराइल ने 1967 की जो 6 डे वार थी उसमें कब्जा किया था। तो अब 1994 के बाद इसराइल ने कहा कि हम ये जो दोनों टेरिटरी वो रिटर्न करने के लिए तैयार हैं, पर उसमें कंडीशन थी कि इसराइल ने कहा कि हम ये जो ऐसे नहीं है कि बस एक ही दिन में वापस कर देंगे, क्योंकि इसराइल ने वेस्ट बैंक में स्पेशली जो है वेस्ट बैंक में इसराइल की काफ़ी सेटलमेंट थी, जो कि इसराइल ने जैसे जैसे कब्जा किया था फलस्तीनी टेरिटरी पे, इसराइल ने उन इलाकों में अपनी सेटलमेंट बढ़ा दी थी। तो अब इसराइल की गवर्नमेंट कह रही थी कि हम स्लोली जो है वो वेस्ट बैंक से जैसे जैसे सेटलमेंट खाली करवाएंगे तो उनका जो कंट्रोल है वो फलस्तीन अथॉरिटी को या यासर अराफात की जो गवर्नमेंट बन रही थी उसको देंगे स्लोली। और उन्होंने जो स्लोली स्लोली देना स्टार्ट भी किया था। सपोज करें कि अगर इस एरिया से सेटलमेंट खाली हो गई तो ये एरिया इसका कंट्रोल जो है वो यासर अराफात को मिल गया, या फिर कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पे इसराइलियों का कोई जो है वो उनका कोई छोटा सा टाउन है तो वो अगर खाली हो गया, वहाँ से पॉपुलेशन जो जूश पॉपुलेशन वो मूव हो गई टुवर्ड्स इसराइल, तो उसका कंट्रोल जो वो इसराइल ने दे दिया यासर अराफात को या फलस्तीनियंस को। तो ऐसे मतलब स्लोली स्लोली वो कंट्रोल दे रहे थे। पर फिर मैंने आपको बताया कि फलस्तीनियंस की एक दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन थी। देखें जी, फलस्तीन में दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक का नाम है हमास और दूसरे का नाम है पीएलओ, और तीसरा आपने नाम सुना होगा फतह, पीएलओ फतह। अब ये पीएलओ और फतह ये जो है वो दोनों एक साइड पे, मतलब फतह जो है पॉलिटिकल ग्रुप है पीएलओ का, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और पीएलओ और हमास ये दोनों जो हैं ये फलस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन हैं दोनों। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमास है ये मेनली ऑपरेट करती है आजकल जो है मेनली ऑपरेट करती है गजा स्ट्रिप में, फलस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन है, और जो पीएलओ है ये ऑपरेट करती है वेस्ट बैंक में। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो है वो फलस्तीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन है और फलस्तीन काल के लिए दोनों काम करती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन। फ़र्क दोनों में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि पीएलओ रिकग्नाइज करती है इसराइल को और हमास जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करती। हमास कहती है कि ओस्लो अकॉर्ड्स में पीएलओ ने जो रिकग्नाइज किया था इसराइल को, इसको वो रिजेक्ट करते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी पीस प्रोसेस इसराइल के साथ या किसी भी किस्म का कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज़ है इसराइल के साथ हमास उसको रिजेक्ट करता है। जबकि पीएलओ जो तंजीम है वो कहती है कि 1947-48 में जो यूएन ने रेजोल्यूशन दिया था उसके तहत जो भी फलस्तीन और वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप का जो पोर्शन हमें मिला था हमारे लिए वही नफे। तो ये फर्क है, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमास और पीएलओ में यही फर्क है कि हमास जो है वो ज़्यादा रिजिड ऑर्गेनाइजेशन है और पीएलओ जो है वो ये मॉडरेट है और ये फलस्तीन इसराइल को रिकग्नाइज भी करते हैं। इस वजह से आप पीएलओ के जो लीडर्स हैं उनको इसराइली लीडर्स के साथ भी देखेंगे इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं। अच्छा, अब जैसा कि हमास वाले कहते हैं कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करेंगे, इनके मंशूर में कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करेंगे या खत्म करना चाहते हैं, तो इस वजह से इसराइल जो है हमास को दहशतगर्द तंजीम मानती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह हमास को जो है अमेरिका या यूके या वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी इसको दहशतगर्द मानते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमास के जो लोग हैं दे आर मतलब जैसे सलफी टाइप सुन्नी इस्लाम होता है, इसी तरह के फॉलोअर्स हैं हमास वाले। पर मजे की बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी इनको जो है वो सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी ऐसे बयान आते हैं कि जैसे लगता है कि सऊदी अरेबियंस भी हमास को लाइक नहीं करते। अब ये क्या चक्कर है? ये हम जब सऊदी अरब इंशाल्लाह ताला सऊदी अरब की बात करेंगे तो उसमें ये चक्कर आपको समझाएंगे कि ये क्या चक्कर है, और उसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या सीन है, और मुस्लिम ब्रदरहुड का हमास के साथ क्या लिंक है, मुस्लिम ब्रदरहुड या जिसको इख्वानुल मुस्लिमीन कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फलस्तीनियंस हैं उनकी जो रिकग्नाइज जो तंजीम है उसको पीएलओ कहते हैं, और पीएलओ की गवर्नमेंट है फलस्तीन में, जो फलस्तीन अथॉरिटी है। फलस्तीन एक मुल्क तो है पर फलस्तीन एक रिकग्नाइज मुल्क नहीं है। ये हमने शुरू वाले पार्ट में पढ़ा था कि फलस्तीन जो यूएनओ का मेंबर नहीं है उसको अमेरिका हमेशा वीटो कर देता है उसकी मेंबरशिप को। बहरहाल फिर भी फलस्तीन अथॉरिटी उसकी गवर्नमेंट तो है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ वही हो जिसको यूएनओ में मेंबरशिप हो। कहने का मकसद ये है कि ये जो फलस्तीन की गवर्नमेंट है इसका जो हेडक्वार्टर है रमल्ला में। रमल्ला जो है ये सिटी वेस्ट बैंक में सिटी है, ये तकरीबन यरूशलेम से 10 किलोमीटर नॉर्थ में। और रमल्ला का मतलब क्या है? रम मतलब हाइट, तो रमल्ला मतलब हाइट ऑफ गॉड, ये एक सिटी है फलस्तीन में। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि रमल्ला इज द डिफेक्टो कैपिटल ऑफ फलस्तीन या पीएलओ या फलस्तीन। रमल्ला इज द डिफेक्टो कैपिटल। डिफेक्टो क्या होता है? डिफेक्टो एक टर्म होता है डिफेक्टो, और दूसरा टर्म होता है डीजर। डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ जो है वो ऑफिशियली तो खैर नहीं है पर वो मतलब स्टेटस को में चल रही है तो वो डिफेक्ट होती है। और डीजर का मतलब क्या होता है कि बायला, तो बायला जो कैपिटल है फलस्तीन का वो तो यरूशलेम है, पर यरूशलेम पे कब्जा है इसराइल का, इस वजह से जो फिलहाल इनका कैपिटल चल रहा है वो है डिफेक्टो कैपिटल रमल्ला। अब हम आते हैं कि मेन चीज़ की तरफ के, ये जो हमने 4000 साल की हिस्ट्री पढ़ी है तो इसमें जो मेन सवाल बन रहे हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 क्वेश्चन बन रहा है यरूशलेम का, मतलब जो इसराइल फलस्तीन का डिस्प्यूट है, इसराइल फलस्तीन के डिस्प्यूट में जो मेन चीज़ें वो क्या है? नंबर 1 जो डिस्प्यूट इसराइल फलस्तीन का वो है यरूशलेम का। यरूशलेम का क्या डिस्प्यूट है? हमने पढ़ा कि यरूशलेम जो है इसमें 4 क्वार्टर्स हैं। यरूशलेम का सिटी ओल्ड सिटी है, उसमें वो जूस के लिए भी होली है, मुसलमानों के लिए भी ये सिटी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी ये सिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का भी चर्च है जिस चर्च की जगह पे ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई किया गया था। तो कहने का मकसद ये कि यरूशलेम इज होली सिटी फॉर ऑल द 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यरूशलेम पे ईस्ट यरूशलेम या वेस्ट यरूशलेम, ओल्ड सिटी या न्यू सिटी, दोनों सिटी पे कब्जा इसराइल ने किया हुआ है। 1967 की वार के बाद इसराइल ने पूरे यरूशलेम पे कब्जा किया हुआ है। मसला ये है कि यरूशलेम में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल-अक्सा, मस्जिद अल-अक्सा, अल-अक्सा मास्क। अल-अक्सा मास्क जो है ये 3rd होलीएस्ट साइट है इस्लाम में, ये मुसलमानों की 3rd होलीएस्ट साइट है। और दूसरी बात ये है कि अल-अक्सा मास्क की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? अल-अक्सा मास्क की सिग्निफिकेंस नंबर 1 ये है कि ये मुसलमानों का फर्स्ट किबला है, मुसलमानों का फर्स्ट किबला। पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे अल-अक्सा मास्क की तरफ मुंह करके, फेस डायरेक्शन अल-अक्सा मास्क की तरफ होती, तो मतलब ये हमारा पहला किबला है। और दूसरी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, जिसको नाइट जर्नी कहते हैं, तो वो जो नाइट जर्नी पे गए थे वो इसी मस्जिद अक्सा से गए थे, मस्जिद अक्सा से। मेराज मतलब जो होता है वो भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज जाएंगे तो मस्जिद अक्सा से जाएंगे, तो इस वजह से भी इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स। और तीसरी बात ये है कि मस्जिद अक्सा के लिए एक हदीस है कि हदीस कहती है कि कोई भी इंसान अगर मक्के पाक की जो मस्जिद है, मस्जिद अल हराम, अगर उसमें कोई नमाज अदा कर रहा है तो उस एक नमाज का जो अजर मिलेगा वो 1 लाख नमाजों तक।
मस्जिद हराम में एक नमाज का अजर जो है वो 1 लाख नमाज़ों के बराबर है, ये हदीस कहती है। और मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करने का जो अजर है वो 1000 नमाज़ों के बराबर है। और मस्जिद अक्सा में एक नमाज अदा करने का जो अजर है वो 500 नमाज़ है। अब देखें कि अगर मुसलमान, ज़ाहिर सी बात है कि एक नमाज का अजर जो है वो 500 नमाज़ों के बराबर मिलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है मुसलमान तो चाहेंगे कि मस्जिद अक्सा हमारे पास है, और ये थर्ड होली साइट भी है, हमारा फर्स्ट किबला भी वहीं पे है, मेराज भी यहीं से हुआ था, तो इस वजह से मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों के लिए थर्ड होली साइट है। अच्छा, इसको जो थर्ड होली साइट है वो ऐसे नहीं है कि बस थर्ड होली साइट ऐसे इसको कहते हैं मस्जिद अक्सा को, ये बाकायदा प्रॉपर्ली ओआईसी ने ये चीज़ डिक्लेयर की हुई है कि मुसलमानों की थर्ड होली साइट आफ्टर मस्जिद नबी और मस्जिद हराम के बाद थर्ड होली साइट है वो मस्जिद अक्सा है। ओआईसी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, ओआईसी मुसलमानों की तंजीम है पूरी दुनिया में, उसने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब मस्जिद अक्सा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो खैर मुसलमानों का एक डिपार्टमेंट है, वक्फ डिपार्टमेंट उसके पास है। पर कभी कभी इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत करने से रोक देते हैं, तो इस वजह से मुसलमान जो है वो ये नहीं कह सकते या फलस्तीनियंस के मस्जिद अक्सा पर पूरा कंट्रोल उनका है, क्योंकि जो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं दे आर परमिटेड टू पेट्रोल एंड कंडक्ट सर्चेज विद इन द पेरिमीटर ऑफ मॉस्क, उनको ये इजाजत है इसराइली लॉ के तहत कि वो सर्चिंग कर सकते हैं या मुसलमानों को कभी भी किसी भी टाइम पे इबादत करने से रोक सकते हैं। तो एक तो ये मस्जिद अक्सा के बारे में मैंने एक ब्रीफ डिटेल दिया आपको कि मस्जिद अक्सा की क्या सिग्निफिकेंस है, एक फर्स्ट किबला है, दूसरा नाइट जर्नी, तीसरा वो हदीस मैंने आपको बताई। तो अच्छा, इसके साथ साथ मस्जिद अक्सा के साथ डोम ऑफ रॉक है। डोम ऑफ रॉक जो है ये वही जगह है मस्जिद अक्सा के बाहर जहाँ से होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद अक्सा में तो मेराज पे जाते वक्त होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नमाज अदा की मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा के साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट डोम ऑफ रॉक है जिसको गुंबद खखरा कहते हैं, तो वो भी मुसलमान को होली है। अच्छा, ये क्रूसेडर्स जो आए थे, जो हमने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था क्रूसेडर्स के बारे में, या जो सलेबी जंगें लगी थी मुसलमान और क्रिश्चियन के दरमियान, तो क्रूसेडर्स ने जब यरूशलेम पे कब्जा किया था तो क्रूसेडर्स ने मस्जिद अक्सा को पैलेस बना लिया था और डोम ऑफ रॉक उन्होंने चर्च बनाया था। फिर जब 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये वापस लिया उनसे यरूशलेम, तो फिर ये फिर से मस्जिद बन गई और डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा की जो पहला स्टेटस था वही जो है वो बहाल कर दिया गया। उसके बाद यरूशलेम में वेस्टर्न वाल भी है। ये जो वेस्टर्न वाल है ये भी दोनों मुसलमानों के लिए और जूस के लिए तो उनकी होली साइट समझेंगे। वेस्टर्न वाल भी जो यरूशलेम में, और वेस्टर्न वाल को मुसलमान जो बुराक वाल कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज जा रहे थे तो उन्होंने जो बुराक को टाई किया था वैसी वाल के साथ उसमें की लगा हुआ था, उसके साथ टाई किया था, जिसकी वजह से इसको बुराक वाल भी कहा जाता है। तो इस वजह मुसलमान जो होली मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि वेस्टर्न वाल जो स्पेशली जूस के लिए होली है, क्योंकि जूस को जो टेम्पल माउंट ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यरूशलेम की, ओल्ड यरूशलेम की, इसमें आप देखें कि ओल्ड यरूशलेम में मस्जिद अक्सा भी है, डोम ऑफ रॉक भी है, इसमें वेस्टर्न वाल भी है, और उसके अलावा इसमें वो चर्च भी है, चर्च ऑफ होली क्रिश्चियंस का। इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के जिस पहाड़ी पे या जिस ज़मीन पे ये है वाकई ये तीनों चारों साइड में वो जो 4 क्वार्टर यरूशलेम के हैं, इन चारों को मिला के जो साइड बनती है, साइड को कहते हैं टेम्पल माउंट। और टेम्पल माउंट जो है इस पे यहूदियों को, मतलब ये इनका जूस का अकीदा है कि जूस जो है वो टेम्पल माउंट पे जा नहीं सकते ऊपर। ये टेम्पल माउंट है जिसमें 4 क्वार्टर्स हैं, तो जूस जो है वो इस टेम्पल के ऊपर जा नहीं सकते। और जो है मैक्सिमम ये जो वेस्टर्न वाल है यहाँ तक आते हैं जूस, मतलब इस वेस्टर्न वाल तक आने की इजाज़त है उनको, उनका अकीदा है ये रिलीजियस कि वो यहाँ पे वेस्टर्न वाल पे आके अपनी इबादत करते हैं, या इसको वेस्टर्न वाल को वेलिंग वाल भी कहते हैं। वेलिंग वाल मतलब रोने की वाल, जहाँ पे आके रोते हैं, ये जो है वो अपनी इबादत में जो है ये दुख का इज़हार करते हैं कि हमारा इधर कोई टेम्पल था, वो टेम्पल जो खत्म हो गया, हमसे हमारी जो है वो ज़मीन हमसे छीन ली गई, बड़ी मुश्किल के बाद हमें 2000 साल के बाद वापस मिली लैंड, तो ये इन बातों को याद करके वो इधर आके रोते हैं, इस वजह से इसको वेस्टर्न वाल भी कहा जाता है। तो टेम्पल माउंट पे मस्जिद अक्सा वगैरह या डोम ऑफ रॉक है, इसके ऊपर ये नहीं आते, क्योंकि जूस ये समझते हैं कि इनका जो टेम्पल ऑफ सुलेमान था, हैकल सुलेमानी, वो इसी साइड पे बना हुआ था, तो वो समझते हैं कि अगर हम ऊपर जाएंगे इस टेम्पल माउंट पे तो ये बेइज्जती भी होगी। अच्छा, तो मतलब इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा मसला है वो नंबर 1 तो ये सबसे बड़ा मसला है इनका यरूशलेम का, जो कि हम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा जो मसला है इनका वो मसला है रेफ्यूजीज़ का। रेफ्यूजीज़ का क्या मसला है? रेफ्यूजीज़ का कि 1948 में जब अरब इसराइल वार लगी थी, तो ज़ाहिर सी बात है हमने ये बात पढ़ी थी कि 48 की वार में जो विक्ट्री हुई थी वो इसराइल की हुई थी। तो इसराइल ने जिन जिन मुसलमानों के इलाकों पे कब्जा किया था, उन इलाकों से उन्होंने फलस्तीनियंस को निकाल दिया था, उनको बेघर कर दिया था। तो वो जो मुसलमान थे फलस्तीनी, वो वहाँ से निकल के चले गए थे जॉर्डन में या तुर्की में या सीरिया में एज रेफ्यूजीज़। तो वो 1948 से ही वो लोग जो है वो एज रेफ्यूजीज़ बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं। इसी तरह जब 67 की वार हुई थी, 48 के साथ जब 67 की वार हुई थी, 67 की वार में इसराइल ने कब्जे किए थे वेस्ट बैंक और गजा पे, तो वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी लोगों को निकाल दिया। तो ये कुल मिला के 8-10 लाख लोग थे जिनको इसराइल ने मजबूर करके फोर्स करके अपनी लैंड से निकाले अपने मुल्क से, और वो इनको आज जो है तकरीबन 40-50 साल हो गए, वो अभी तक बाहर रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला इन रेफ्यूजीज़ का है कि फलस्तीनियंस कहते हैं पीएलओ एज वेल एज हमास, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि हमारे जो फलस्तीनियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको जो वापस बुलाया जाए, अपने मुल्क में, अपने घर में वापस बुलाया जाए। इसराइली कहते हैं कि हम ओस्लो कार्ड तो कर लेंगे, हम कोई भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट हम इन रेफ्यूजीज़ को वापस आने नहीं देंगे इसराइल में या फलस्तीन में। क्यों नहीं वापस आने देंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक और गजा में थोड़े बहुत जो मुसलमान हैं उन्होंने हमारे लिए काफ़ी बड़ा मसला किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। तो अगर ये बाहर से 10-15 लाख लोग आ जाएंगे तो वो हमारे लिए और भी मसला हो जाएगा, हम वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, और इन फलस्तीनियंस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इनकी फ्रीडम मूवमेंट उसको भी नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से रेफ्यूजीज़ को वापस जो है वो बुलाना इम्पॉसिबल है। ये इसराइली कहते हैं। जबकि हमास वाले कहते हैं कि जब तक रेफ्यूजीज़ नहीं आएंगे इसराइल के साथ कोई भी टास्क नहीं है। तो दूसरा मसला जो रेफ्यूजीज़ का है, पहला मसला यरूशलेम का है, और तीसरा जो इनका मसला है वो है टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन जो यूएन का रेजोल्यूशन था 242, उसके तहत वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप ये दोनों मुसलमानों के जो है वो हिस्से में आई थी डायरेक्टिव दोनों। तो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप में भी इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि फिर फलस्तीन अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में वो कौन सी गवर्नमेंट है, गजा स्ट्रिप में जो गवर्नमेंट है हमास की वो कौन सी गवर्नमेंट है? तो वो चक्कर ये कि आज अगर आप सपोज करेंगे दिस इज वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक की पोजीशन ये है कि वेस्ट बैंक में कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे कंट्रोल जो है वो पूरा कंट्रोल इसराइल का है। ये बैंक होल्ड्स जो है ये समझें कि इसराइल की सेटलमेंट्स हैं या इसराइल की कॉलोनीज हैं, हाउसिंग सोसाइटी है इनकी इसराइल की। और इसराइल गवर्नमेंट ने जो वेस्ट बैंक में जिनकी हाउसिंग सोसाइटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल ने जगह जगह दीवारें, ऐसी दीवारें बनाई हुई हैं ताकि इनको जो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मतलब वेस्ट बैंक में ये समझे कि ये वाला एरिया जो है ये सारा एरिया तो ऑटोमेटिकली इसराइल के कब्जे में आ गया, इसमें तो फुल सेटलमेंट है इसराइल के वेस्ट बैंक में। अब ये जो सपोज करेंगे यहाँ पे मुसलमानों का कोई गाँव है, दूसरा गाँव इधर है,
तो अब ये मुसलमान जो हैं इनको ये डायरेक्ट इनको एक्सेस यहाँ तक नहीं होती, क्योंकि इसराइल की सेटलमेंट्स की वजह से इनको लंबे चक्कर करने पड़ते हैं और जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट मिलेगी, जगह जगह पे फलस्तीन को गाड़ियों से उतार के उनको चेक किया जाएगा और उनको जो खाल किया जाएगा। तो इन सेटलमेंट्स की वजह से मतलब वेस्ट बैंक और जो है अपना वेस्ट बैंक और गदाश में तो अंदर वो सेटलमेंट नहीं है। वेस्ट बैंक में स्पेशली जो है वो एरिया 3 किस्म के एरिया है। एक कुछ एरिया नंबर 1 एरिया हैं जहाँ पे फुल कंट्रोल फलस्तीनियंस को मतलब फलस्तीन अथॉरिटी को या महमूद अब्बास की गवर्नमेंट को, और दूसरे टाइप के एरिया है वहाँ पे जॉइंट कंट्रोल है इसराइल और फलस्तीन अथॉरिटी दोनों का, मतलब सिक्योरिटी जो है इसराइल के कब्जे में होती है, बाकी जो छोटी बहुत दूसरी इंतजामिया होती है वो फलस्तीन अथॉरिटी को, और बाकी तीसरे टाइप के जो एरिया है वो ऐसे हैं जिन पे फुल कंट्रोल इसराइल का है। मतलब ऐसे एरिया वेस्ट बैंक में जिनका फुल कंट्रोल इसराइल के पास है, कुछ एरिया हैं जहाँ पे कुछ कंट्रोल इसराइल का, कुछ कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल है, और कुछ एरिया हैं जहाँ पे तीसरे किस्म के जहाँ पे फुल कंट्रोल जो है वो जहाँ पे फुल कंट्रोल फलस्तीन का है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि तो ये भी कहा जा सकता है कि फलस्तीनियंस जो है वो उनको जो वेस्ट बैंक मिला भी हुआ है तो वो जैसे आइलैंड्स होते हैं, जजीरे छोटे छोटे होते हैं, वैसे इनको छोटे छोटे वेस्ट बैंक में जजीरे मिले हुए हैं। ये छोटे छोटे ब्लू जो परफोरेट्स हैं ये समझे कि जजीरे छोटे छोटे, बाकी जो है वो रेड शेड्स जो हैं ये सारे इसराइल के कब्जे में एरिया हैं। ये से छोटे आइलैंड्स हैं इनके पास फलस्तीनियंस के पास, बाकी जो ये सारी टेरिटरी वेस्ट बैंक की भी जो है ये भी इसराइल के कब्जे में, और सारी सिक्योरिटी इसराइल के कब्जे में, जिसकी वजह से फलस्तीन को काफ़ी मुश्किल होती है। तो अब ये इसराइल और फलस्तीन का टॉपिक इसको आज जो कंक्लूड करते हैं, इसमें हमने जो है वो एक जल्दी जल्दी मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। ये हमने पढ़ा कि फलस्तीनियंस कौन है और इसराइली जो जूस है वो कौन है, इनका लिंक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या है, याकूब अलैहिस्सलाम के साथ इनका क्या लिंक है, बनी इसराइली कौन है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ये केनान की लैंड लेवांत क्या होता है, केनान क्या था, ग्रेटर शाम या सीरिया जो जिसको अल शाम कहते हैं वो क्या था। उसके अलावा सिनाई पेनिनसुला क्या था, इनकी माइग्रेशन इजिप्ट में कैसे हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमने पढ़ी। उसके बाद फिर इनका जो रिटर्न है मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कैसे वापस किया, कोवेनेंट क्या था, एग्रीमेंट जो था बिटवीन यहूदी कहते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन जूइश पीपल एंड गॉड, ये हमने पढ़ा। उस कोवेनेंट के बाद जो है वो फिर इनकी जो लैंड वापसी है वो पढ़ी हमने। 1000 BC में इनका टेंपल बनता है, वो टेंपल पढ़ा, टेंपल डिस्ट्रॉय होता है, सेकंड टेंपल बनता है। उसके बाद रोमन्स आते हैं, रोमन्स इनको निकाल देंगे। उसके बाद इस्लाम आएगा, इस्लाम में जो है वो मुसलमान यरूशलेम कांकर करेंगे, मुसलमानों का किबला बनेगा मस्जिद अक्सा। उसके बाद क्रूसेड वार हमने पढ़ी, क्रूसेड वार के बाद ओटोमन एम्पायर आया, ओटोमन एम्पायर के बाद हमने वर्ल्ड वार 1 पढ़ी। वर्ल्ड वार 1 में जो है वो ओटोमन एम्पायर खत्म होगा, और उसके अलावा इसमें साइक्स-पिकार्ड एग्रीमेंट था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, साइक्स-पिकार्ड एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद हमने बेलफोर डिक्लेरेशन पढ़ी, बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद फिर जूइश माइग्रेशन टुवर्ड्स फलस्तीन। उसके बाद फिर 1947 का यूएन का रेजोल्यूशन के बाद फिर 48 की वार, 48 की वार के बाद 67 की वार, 67 की वार जो 60 वार कहते हैं। उसके बाद 73 की वार, उसके बाद फर्स्ट इंतफादा, फिर ओस्लो अकॉर्ड, फिर सेकंड इंतफादा। उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि इसराइल फलस्तीन में जो 3 या 4 मेजर इशू है, यरूशलेम का इशू है, दूसरा सेटलमेंट का इशू है, तीसरा जो है वो रेफ्यूजीज का इशू है, चौथा जो इशू है वो टू स्टेट सॉल्यूशन का इशू है। तो ये मसला है इसराइल और फलस्तीन का, ये जो हमने सारा पढ़ा है। आई होप कि आपको जैसे जो अगर आप 6 के 6 पार्ट्स देखेंगे तो आपको सारा ये मसला समझ में आ जाएगा और पूरी जो है वो स्टोरी आपको नीट एंड क्लीन हो जाएगी। थैंक यू।